ओके, तो प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। वॉइस क्लियर अच्छी चेक कर दियो, चेक करी को रेजेंट करो, जब न अच्छी रेजेंट करो। देखो प्रीवियस क्लास आम डेफिनेशन उपर डिस्कस करूँ कौन डेफिनेशन तार किसी कॉमन टर्म जमीक इलेक्ट्रोलाइट कौन आउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन इलेक्ट्रोलाइट केमती यूज तापर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कौन मेटालिक नॉन मेटालिक कंडक्टर तुम ग्रुप रे पठाई है ठीक दियो पूरा बेसिक जिन पूरा थ्योरी है होमवर्क तीन दिया करना तो देखी देखो ग्रुप रे जो ये पठाई सब लिखाई चेष्टा करिवो तो करने आम ये रही जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे को फैक्टर अफेक्ट करूची हमकु हैला को फैक्टर अफेक्ट करूची हम कंडक्टिविटी ऊपर तार प्रथम फैक्टर है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखो तुम सेकंड ईयर पिला तो आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लिया होगा, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दी दो चार्ज जब अपने से एक डिस्टेंस डी में होते हैं, एक डिस्टेंस डी में होते हैं तो उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे अनम्यूट कर परियो किसी ने, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके चार्ज और उन दोनों के बीच डिस्टेंस के ऊपर। तो ये हो रहा है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो कि सॉल्यूट का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा तो वो कम टूटेगा। देखो आप दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा है, आप दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा है तो टूटने के लिए आपको बहुत ही लेट लगेगा ना, तो इसीलिए कम टूटेगा। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में उनके इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। ओके, ये हो गया पहला फैक्टर। फिर दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन ऑफ आयन। ये फैक्टर आप लिखिए, यहाँ से लिखिए, ये पहला पॉइंट लिखे थे पिछले क्लास, ये वाला पॉइंट से लिखिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इफ हाई। देखो सॉल्वेशन ऑफ आयन, आयन का सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, एक आयन को आपने पानी में डाला, वो कितने अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है अपने पानी में, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन ऑफ आयन। ओके, तो देखिए अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि ना सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अरे ए गारा नहीं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट जो हमने लिया है, अगर हम पानी के जगह ऑयल ले लेंगे, पूरा एक हार्ड ऑयल जैसे कि टार ऑयल हो या फिर ग्रीज हो, उन सबको ले लेंगे तो उसमें आयन का मूवमेंट करना इजी नहीं होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होगा। अगर मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन आयन का तो देन कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन में भी डिपेंड करता है। तो आपको एक कॉमन पॉइंट क्या निकला है यहाँ से, पहला कॉमन पॉइंट, इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन उतना कम होगा। इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन उतना कम होगा। क्योंकि ना क्यों 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 कंडक्शन के लिए हमें चाहिए फ्री आयंस, कंडक्शन के लिए हमें चाहिए फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिलेंगे, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें कंडक्शन के लिए। ओके, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए, कहाँ भी समझ नहीं आया रेज हैंड करो या फिर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी मतलब समझ नहीं आएगा तो रेज हैंड करोगे या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये तीनों बहुत इजी फैक्टर है, आपके पास तो नोट अवेलेबल है, पर ये तीनों पॉइंट को अभी आप कॉपी में हिंट देके लिख लीजिए। फिर ये जरूर लिखेगा, इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो कंडक्शन हमेशा डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन, बिकॉज कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर इंटरेक्शन होगा तो फ्री आयन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, क्योंकि ना वो खुद में अट्रैक्ट होकर कंपाउंड बन के रह जाएंगे, मॉलिक्यूल बन के रह जाएंगे। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फ्री आयन निकलेगा ही नहीं, तो कंडक्टिविटी कम होगा। और विस्कोसिटी,
सॉल्वेंट का अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें आयन टूट तो जाएगा पर वहां पर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अरे देखिए, जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ग्रीज में एक अपना उंगली डाल के हाथ दूर लोगे, वो जल्दी जाएगा या फिर पानी में जल्दी जाएगा। तो विस्कोस कंपाउंड जितना होगा उतना ही लेस मोबाइल होगा हमारा आयन, तो उतना ही लेस कंडक्टेंस भी होगा, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आगे ओके, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर क्लियर करेंगे। ये तीनों पॉइंट का हिंट्स लिखो, और आपके पास तो नोट्स मिलेगा सब चैप्टर का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोट्स तो पार्टिसिपेंट है। ओके ओके, क्लियर करते हैं। खत्म हो गया? अरे रेज तो कर दो खत्म होने के बाद। हाँ बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। अब आएंगे हमारे आज के टॉपिक पे। ये तो प्रीवियस क्लास का हमने डिस्कशन कर दिया, जो रिवाइज मतलब बोले या फिर कुछ भी बोलो। ओके, तो आज के टॉपिक में, आज का टॉपिक ये पूरा अच्छे से हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? हमें तो कल हमने पहचाना था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। हेडिंग बना दिए, तो अब लिखिए द प्रोसेस इन विच the process in which decomposition of a substance, वो सब्सटेंस मेनली क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। Okay, the process in which decomposition of a substance takes place due to the passage of electric current or due to the passage of electricity। अरे यार, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है, चार्ज ओके जो भी पास कराओ एक ही चीज है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, ये एक बहुत ही मतलब आसान सा डेफिनेशन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा। देखिए, और जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस लिख लो, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हेडिंग दो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में देखेंगे। ভয়েস যদি ক্লিୟର ଶୁଭୁନି ହେଡଫୋନ୍ ଦେଇଦିଅ, ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଦିଅ, ପୁରା ଭଲସେ ଶୁଭିବ, ମଜା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଏସବୁ। ओके, क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसा दिखता है ये? देखिए ऐसा कुछ दिखता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इधर आपको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, उधर क्या होता है पिछले क्लास में हमने बताया था। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ये वाला होता है कैथोड, जो कि होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर होता है रिडक्शन। देखिए, कैथोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए, ये है एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही चैम्बर में, एक ही टैंक में या फिर एक ही डिब्बे में दोनों एथोड और एनोड को डाला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। तो आपको जब हमने पहले क्लास में डेफिनेशन बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहां पर भी ये बात हमने डिस्कस किया था
कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर इन दोज सेल्स इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। देखिए कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करना बहुत हार्ड है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, नॉर्मल कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता या फिर जो कंपाउंड टूट नहीं पाता तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तोड़ते हैं। नॉर्मली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट सेल में तोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो पानी में डालते ही वो टूट जाते हैं। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यूज हो पाएंगे क्योंकि ना उसमें बहुत ही कम करंट यूज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही आसानी से इधर यूज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को यूज कर सकते हो। ओके, ये है अपना प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, अपने नोट कॉपी में रहना चाहिए। ये टैंक फैन लिखने की जरूरत नहीं, टैंक लो, डिब्बा लो, बीकर लो, जो भी लो। हम तो नमक का इलेक्ट्रोलिसिस वैसे ही कर देते थे, किसी में भी करके दो नेगेटिव पॉजिटिव डाल दिया उसमें हो जाता था, कोई बात नहीं। बैटरी का तो चार्ज डाल देते थे, कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके, खत्म हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नहीं हुआ खत्म? खत्म करके हाथ उठाओ जल्दी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, मुंह खोल के बोलना सीखो। हाँ, हाथ हो गया, बिस्मिल्लाह आपका हो गया। जल्दी करो। ओके, खत्म। फिर देखिए यहाँ पर एनोड और कैथोड के बारे में बताया गया है। एनोड और कैथोड के बारे में क्या बताया गया है, इधर देखिए। यह बता रहा है कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड हियर। हियर वो मैंने उल्टा बता दिया क्या आपको? कैथोड नहीं, नहीं सही बताया था। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड हियर, cations moves towards the cathode. Okay, cation loses its charge or neutralizes its charge taking electron from electrode, that is reduction. तो मैंने क्या बताया था, रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोड से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड खुद ऑक्सीडाइज होके जो मेटल आयन है या फिर जो आयन आता है अप्रोच करता है उसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसे बोलते हैं कैथोड बाय रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड में से ये इस तरफ रहता है, एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। आनायन जाता है एनोड की तरफ, आनायन जाके वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एनोड एनोड को एक इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो वो इलेक्ट्रॉन लेता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आपको ये पता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन, addition of electron, addition of electron। रिडक्शन। ओके, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीजें थे, आसान चीज। कैथोड और एनोड के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो 11th में एक चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें पढ़ा होगा ये रिडॉक्स रिएक्शन। वो भी आगे इसमें भी डिस्कस होगा, उसमें जो भी कुछ पढ़ा होगा इसमें और एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा। तो वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसका नोट कोड कलेक्ट कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी बुक ही एक बार पढ़ लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। अगर किसी के पास नोट्स कोड्स हैं टीचर के तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ लीजिए। क्लियर करते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, आप अगर एक
आयन जो जा रहा है कैथोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा। एक आयन जो जा रहा है कैथोड की तरफ, तो कैसे उनका जो रेंज होगा वो कैसे जाएगा, इंक्रीजिंग ईज ऑफ द डिस्चार्ज एट कैथोड। देखिए ये जो होता है Ag प्लस बहुत ही इजीली डिस्चार्ज होता है, उसके बाद Cu प्लस, उसके बाद H प्लस, उसके बाद Pb प्लस, उसके बाद ओके Ca प्लस K प्लस, तो ये सब इजीली डिस्चार्ज होता है। तो इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट द एनोड, तो एनोड में कौन इजीली डिस्चार्ज होता है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस। तो एनोड में डिस्चार्ज के लिए मास एक बड़ा फैक्टर रहता है। वैसे मास के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, मोबिलिटी ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन, ये सब भी फैक्टर रहते हैं। हाँ, तो देखिए अगर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये तो देख के आप पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे, पर ये वाला ही रूल है। अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो कौन पहले एनोड की तरफ जाएगा, आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कौन पहले कैथोड की तरफ जाएगा या फिर कौन कैथोड की तरफ जाएगा, कौन सोल्यूशन में रहेगा, आप ये डिसाइड कर सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है। जब मैंने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बनाया वाटर में, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बनाया वाटर में और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, सोडियम एक है और वाटर भी एक है, सोडियम एक है और एक वाटर भी है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम और H प्लस में से, सोडियम और H प्लस में से देखिए किसका ऑर्डर आगे है, H प्लस का ऑर्डर आगे है ऑब्वियसली। तो H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, H प्लस डिस्चार्ज होगा कैथोड की तरफ। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कौन कौन है, OH माइनस है और SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है। तो इधर देखिए, इधर किस कौन इजीली डिस्चार्ज हो रहा है, SO4 पहले डिस्चार्ज हो रहा है या फिर OH माइनस पहले डिस्चार्ज हो रहा है, तो OH माइनस पहले डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हो गया आपका कि H प्लस और OH माइनस डिस्चार्ज होगा और Na प्लस और SO4 2 माइनस सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे। और एक आपको मतलब फेमस वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, एक AgSO4 इन वाटर का एग्जांपल आता है। ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AgSO4 इन वाटर, ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये सॉल्युबल होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो AgSO4 में आप मुझे बता सकते हैं कौन जाएगा कैथोड की तरफ और कौन जाएगा एनोड की तरफ, बताओ आप दोनों, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास तो सीरीज है, सीरीज देख के बता दो। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन कौन कौन आएंगे पहले तो वो देखिए, फिर मुझे बताइए। 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। देखिए Ag प्लस अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, वो देगा Ag प्लस, ओके, Ag2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पर वाटर हमेशा टूट के क्या देता है, H प्लस OH माइनस। आप सिंपली सीरीज देख लीजिए, सिंपली सीरीज देख लीजिए, कौन कैथोड में डिकम्पोज होगा कौन एनोड में डिकम्पोज होगा, आप मुझे बताएंगे। कैथोड में कौन डिस्चार्ज होगा, एनोड में कौन डिस्चार्ज होगा। अरे बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी ऐसा ही शॉर्ट टाइप आएगा आपके सीबीएसई में, 2 मार्क का, 2 मार्क का। सीबीएसई में भी इसका मतलब थोड़ा अपडेटेड वर्जन आता है, 2 आयन डाल देता है। आपको सीरीज अगर याद होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में, अगर आपको सीरीज याद होगा तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं निकालने में। सीरीज में हमेशा देखिए नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, कम रिएक्टिव एलिमेंट जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेट में डिस्चार्ज होते हैं, ये इसका रूल है पॉजिटिव चार्ज में। और नेगेटिव चार्ज में आपको थोड़ा सा मास देखना पड़ेगा और नंबर ऑफ एटम्स देखना पड़ेगा, अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हुए तो वो लेट में डिस्चार्ज होगा, कम नंबर ऑफ एटम्स हुए वो जल्दी डिस्चार्ज होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पर 5 एटम है। तो ऑर्डर याद रखने के लिए इतना कोई मतलब दिमाग से रॉकेट साइंस ये नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैथोड में क्या बताया आंसर आपने, Ag पॉजिटिव, ओके, कैथोड में जाएगा Ag2 प्लस, बहुत ही बढ़िया। एनोड में कौन जाएगा, देखो सीरीज देखो, सीरीज देखो, एंट्रेंस में भी आता है ये क्वेश्चन, जेई में बार बार आता है। 3 4 आपको आयन दे देंगे, ओके, 3 4 आयन दे देंगे, आपको बोला जाएगा कि कौन पहले जाएगा।
SO4, ओ भाई कैसे आपने SO4 निकाल दिया? एनोड में SO4 कैसे होगा? देखिए सीरीज इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, आरो का ऊपर आरो मार्क देखिए बेटा, एनोड में SO4 होगा? नहीं SO4 तो नहीं होगा, SO4 नहीं होगा तो कौन बच गया? OH माइनस होगा। देखिए एनोड में SO4 नहीं होगा, OH माइनस होगा। हुआ कि नहीं हुआ? SO4 कैसे हो रहा था आपका? सीरीज देखिए। ओके, ऐसा ही और एक और बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, आगे देखेंगे हम, बहुत ही एग्जाम्पल नोट्स में भी हैं, और आपके जो भी बुक आप फॉलो करोगे XYZ किसी भी ऑथर का बुक उठा लो, एनसीईआरटी बुक भी उठा लो, ये सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। क्लियर करते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन का क्या फैक्टर रहता है। देखिए अगर प्रिफरेंशियल ऑर्डर तो सही है, पर मैंने जैसे बोला कि एजी इसोफर एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सॉल्ट है। अगर एजी का मात्रा, एजी जो निकल रहा है, एजी प्लस या फिर एजी टू प्लस जो निकल रहा है, वो बहुत ही कम निकला होगा, मतलब इतना कम निकला होगा कि वो कैथोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एच प्लस अगर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में निकला होगा तो क्या होगा? कैथोड बाध्य होकर प्रिफरेंशियल किसको देगा? एच प्लस को देगा। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन का भी फैक्टर आता है। पहले हम देखेंगे ऑर्डर को, डिस्चार्ज ऑर्डर को। अगर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन का एक हाई डिफरेंस होगा, तो जिस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको ही हम डिस्चार्ज करवाएंगे, उसको भी हम डिस्चार्ज करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? देखिए हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन प्रमोट्स दिस डिस्चार्ज। अगर अनायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो डिस्चार्ज होगा। देखिए आपको बता रहा है HCl contains OH minus, HCl contains OH minus from water and Cl minus from acid. So the concentration of anion Cl is higher. Concentration of anion Cl minus is higher and will be discharged. अगर Cl minus का concentration आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो हायर होगा तो वो डिस्चार्ज करवाएगा। अगर Cl minus का concentration बिल्कुल लो कर दिया होगा, जैसे कि आपको मैंने कंसेंट्रेशन बताया 0.00001 मोलर, अगर इतना लो कर दिया होगा तो वहां पर किसका डिस्चार्ज होगा? वहां पर प्रिफरेंशियली OH माइनस का डिस्चार्ज होगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। आपने फेयर कॉपी जब आप अच्छे से नोट बनाएंगे तो ये आप वहां पर अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हिंट दे दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है तो हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला अनायन ही हमेशा प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन अनायन को छोड़ के। डिस्चार्ज होगा मतलब क्या? वो एनोड में, वो जो जाएगा एनोड में जाके अपना इलेक्ट्रॉन देके वो Cl बन जाएगा। ओके, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनोड को रिड्यूस करवा देगा। यही हो रहा है यहाँ पर। क्लियर करते हैं। ये वाला पेज क्या ऐसा हो गया? और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, आटा केबल, नॉन आटा केबल इलेक्ट्रोड, ये सब बताया गया। ओके, मैं इसको और एक बार आपको दे दूंगा, पेज नंबर कितना है। तो तीसरा पॉइंट हेडिंग दीजिए वहां पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तीसरा पॉइंट हेडिंग दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन के नीचे तीसरा पॉइंट हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। भेज दूंगा नोट आपको, चिंता मत कीजिए, वाला पेज कहीं कट गया। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हेडिंग दीजिए। देखिए इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा होता है। इलेक्ट्रोड एक होता है नॉर्मल, वो शांत होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड होता है। और दूसरा होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का कितना टाइप्स है? एक है नॉन अटैकेबल, जो जो किसी के साथ पंगा नहीं लेता, वो आयन को अपने पास बुलाता नहीं, जो आयन आता है उसको एक्सेप्ट करता है, ये होता है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। पर अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो कि अपने प्रिफरेंशियल, अपने पसंद वाले आयन को खुद के पास बुला लेता है। देखो तुम्हें वो पसंद है, वो उसको तुमने बुला दिया, तो वो होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड। वो अपना फेवरेट आयन को वो उधर बुला लेता है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अटैकेबल इलेक्ट्रोड का।
अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में ये कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अभी पढ़ेंगे आगे, वहां पर अटैकेबल में कौन डिस्चार्ज होगा और नॉन अटैकेबल में कौन डिस्चार्ज होगा। देखिए अटैकेबल में H प्लस डिस्चार्ज होगा। ओके, अटैकेबल में H प्लस डिस्चार्ज होगा, और जहां पर प्लैटिनम होगा एंड कैथोड पर। नॉन अटैकेबल में कौन डिस्चार्ज होगा, Na प्लस डिस्चार्ज होगा, जहां पर मर्क्यूरी होगा कैथोड। ओके, ये है, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा, ऊपर है अटैकेबल, ऊपर वाला है अटैकेबल और नीचे वाला है नॉन अटैकेबल। Hg अटैक करता है, प्लैटिनम हमेशा नॉन अटैकेबल होता है, ये दिमाग में रखिए। प्लैटिनम एक बहुत ही कम मतलब रिएक्टिव मेटल है, तो वो नॉन अटैकेबल होता है। तो नॉन अटैकेबल में हमारा प्रिफरेंशियल सीरीज वाला ऑर्डर फॉलो होगा, जहाँ पर H प्लस पहले डिस्चार्ज होता है, वहाँ उसके बाद Na प्लस डिस्चार्ज होता है, तो H प्लस को हम पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। पर यहाँ पर क्या होता है, अटैकेबल में Hg जो अटैक कर देता है, मर्क्यूरी अटैक करता है Na प्लस को, वो Na प्लस को पहले डिस्चार्ज करवाता है, उसके बाद H प्लस रुक जाता है सॉल्यूशन में। ये हो गया हमारा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का ऑर्डर, कौन पहले डिस्चार्ज होगा कौन नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं अभी हमारा जो सुपर हिट क्वेश्चन जो हर जगह आता है, बहुत ही इजी वाला है पर सुपर हिट है। हाँ, तो वहां पर क्या कैसे होता है, ये लिख लो, राइट इट डाउन, राइट लिख के रेज हैंड करो, जल्दी। लिख लो, हाँ बहुत टाइम मिल रहा है, लिख देती हूँ, मजा लगी, क्लियर करो। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये वाला पेज नहीं है, एक ब्लैंक पेज मुझे चाहिए, व्हाइट पेज कहाँ गया, नहीं है मेरे पास व्हाइट पेज, देखते हैं। ओके, ये साइड साइड में लिख लेते हैं। पहले आप हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मतलब वो सोडियम क्लोराइड को हम हाई टेम्परेचर में, अरे नमक आप कैसा देख रहे हो, सॉलिड देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 687 केल्विन, 1687 केल्विन। तो इसके बाद हम अगर उसको गर्म करेंगे तो वो बन जाएगा मोल्टेन। तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में क्या रिएक्शन होता है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कैसे टूटता है, सोडियम क्लोराइड कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस, तो कैथोड में कौन जाएगा, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, इसके साथ कंपटीशन करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कैथोड में कौन जाएगा बेटा, एट कैथोड। हर जगह में सी लिखूंगा, आप कैथोड समझ लेना, ए लिखूंगा ऐसे, एनोड समझ लेना, अभी चलेगा। हम सब इलेक्ट्रोलाइसिस आज डिस्कस करेंगे। तो कैथोड में कौन जाएगा बेटा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा, Na प्लस के साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो हो गया Na, ये हो गया कैथोड वाला रिएक्शन। फिर एनोड वाला रिएक्शन सिंपली क्या होगा, Cl माइनस जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन वो उन्हें दे देगा, और खुद Cl बन जाएगा। अरे स्टेबल बनना है दोनों को, खुद Cl बन जाएगा और रिएक्शन भी हो गया, और अपना ये Cl बन गया। देखिए Cl तो खुद स्टेबल नहीं है, ये क्लोरीन रेडिकल है, ये तो स्टेबल नहीं है, तो एक Cl का जनरल स्टेट क्या होता है, Cl2 गैस होता है, तो दो Cl बन के ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हमें देंगे Cl2 गैस। ओके, ये भी गैस स्टेट में होगा पर पानी के अंदर होगा ये गैस, तो दो Cl बन के तो गैस बना के हमें दे देंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में। पर आगे देखते हैं सोडियम क्लोराइड का पानी में सोल्यूशन, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ये पहला नंबर, इसको लिखो, पहला इलेक्ट्रोलिसिस किया हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ये लिख दो पहले। आप अच्छे से लिखना, सी ए ऐसे मत लिखना 8 कैथोड रिएक्शन 8 एनोड, ऐसे लिखना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। जगह की कमी की वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं एट कैथोड एट एनोड। ओके, लिखो। ये है प्राइमरी रिएक्शन। इसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन में क्या होता है ना, दो Cl कंबाइन करके Cl2 गैस, जो कि उसका स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है, वो दे देते हैं। ओके, देखिए अगला वाला करने से पहले हमें प्रिफरेंशियल ऑर्डर आपके पास हो। जो पिछले पेज में हमने प्रिफरेंशियल ऑर्डर देखा था ना, उसको आपने नोट डाउन किया है कि नहीं किया है? बताओ बताओ, रेजेंट करो। नोट डाउन किया है प्रिफरेंशियल ऑर्डर कैथोड और एनोड का? कौन पहले डिस्चार्ज होगा? नहीं किया है शायद। कर दिया है मोनालिना आपने? ओके, बहुत बढ़िया। तो वो यूज होगा अभी, वो अभी यूज होगा। क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अरे किसमें सॉल्यूशन बनाएंगे? नमक का सॉल्यूशन किसमें बनता है? ये एक आयनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। तो हम, हमारे पास सबसे सस्ता सॉल्वेंट है वाटर, तो उसमें ही बना देंगे। डिस्टिल वाटर में डाल देंगे सोडियम क्लोराइड को, ये बनाएगा ड्राई। हाँ बोलो, हाँ बोलो को। हाँ କାଶ ଚାଲିଛି, ତୁ ଆସେ ବସ। ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ତୁ କଟକ ରହୁଛୁ ଟି ନା ଗାଁ ରହୁଛୁ? ହଁ, ଆଉ ତୁ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିକି କର, ବୁଝିଲୁ? ଜିଓ ସବୁଆଡେ ଠିକ ହଉଛି, ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ବସିବୁ। ଆରେ ତତେ ବା ଭିଡିଓ ଦେଇଛି ଗ୍ରୁପରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନୁ। ହଁ ହଁ, ତ ଭିଡିଓ ମିଳିଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନି। ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ମତେ କହିବୁ। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन या फिर ब्राइन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन कौन कौन होते हैं देखिए, फिर एनोड और कैथोड के बारे में देखते हैं। NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। वैसे ही वाटर में कौन कौन कंपोनेंट होते हैं बेटा? H प्लस OH माइनस, ये दोनों टूट गए। H प्लस OH माइनस टूट गए। ओके, तो क्या होता है, अब देखते हैं एट कैथोड। कैथोड में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? एट एनोड। एनोड में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? बताओ बताओ बताओ, कैथोड में किसको प्रेफरेंस देंगे हम? सीरीज देख के बताओ, आपको मैंने सीरीज दिया है। Na प्लस और H प्लस के बीच हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ओके, सीरीज तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ऑब्वियसली H प्लस को प्रेफरेंस देंगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। क्या बताया आपने? हाँ, H प्लस को प्रेफरेंस देंगे। तो H प्लस को मैंने प्रेफरेंस दिया। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके H बना, H एटम बना, पर H एटम तो स्टेबल नहीं होता। तो सेकेंडरी चेंज क्या होगा? एक H एटम और एक दूसरा H एटम बन रहा होगा, थोड़ी ना एक रिएक्शन हो रहा है, हजार हजार रिएक्शन हो रहे हैं। तो दूसरा H एटम जब बना, तो वो दोनों कंबाइन करके H2 गैस बना दिया। ये हो गया प्राइमरी चेंज, ये हो गया सेकेंडरी चेंज। सिमिलरली एनोड में देखिए किसका ऑर्डर पहले आ रहा है, Cl माइनस का या फिर OH माइनस का? एनोड में देखिए OH माइनस पहले आ रहा है या फिर Cl माइनस? जाके लिस्ट देखिए, खुद देखिए, मैं बता दूंगा तो आपको क्या मजा आएगा। जाके लिस्ट देखिए, जाके प्रेफरेंशियल ऑर्डर देखिए। स्मिता आपने गलत बताया। OH माइनस कैसे हो रहा है? आपको ऑर्डर दिख नहीं रहा है? पहले है I माइनस, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर OH माइनस। तो कौन पहले आएगा? Cl माइनस होगा बेटा, Cl माइनस। Cl माइनस क्या होगा? हाँ, Cl माइनस होगा।
थोड़ा अच्छे से देखिए, ऑर्डर अगर नहीं समझ आ रहा है और एक बार समझिए उसे। तो Cl माइनस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद का दे देगा और वो बन जाएगा Cl। ये हो गया प्राइमरी चेंज। पर आपको ये भी पता है कि Cl एक गैस होता है, Cl2 गैस, तो Cl खुद स्टेबल नहीं होगा, तो और एक दूसरे Cl एटम के साथ वो कंबाइन करके Cl2 गैस या फिर Cl2 मॉलिक्यूल बना देगा और वो निकल जाएगा सॉल्यूशन में से। और ये भी एक गैस होगा, ये भी निकल जाएगा सॉल्यूशन में से। तो आपको ये, मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा कैसे चूज करना है। अगर एक से ज़्यादा है आप चूज कर पाएंगे, अगर तीन भी होंगे तो आप खुद चूज कर देंगे। सीरीज तो आपके सामने है, आपको दिखेगा कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलेगा, जो पहला होगा उसको निकालना है। और वो जो मैंने तीनों ऑर्डर बताया ना, पहले बताया जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो पहले वाला ऑर्डर पहले काम करेगा, पहला रूल पहले काम करेगा, दूसरे वाला रूल उसके बाद देखा जाएगा, तीसरा रूल उसके बाद देखा जाएगा। तीनों को एक साथ मिलाने का नहीं, मिलाए हुए तो गड़बड़ हो जाएगा, सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर क्लियर करते हैं। हो गया, जल्दी जल्दी लिख लियो, लिख लो। खत्म हो तो रेजाइन करो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। खत्म हो गया तो। हाँ हो गया। जल्दी बैठे क्यों हो, हाथ उठा दो ना जल्दी। क्लियर करते हैं। फिर अब हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस अभी तो हमने ये एग्जांपल में भी डिस्कस किया था और एक बार डिस्कस करेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, आपने जैसे ही सोडियम क्लोराइड का किया, कॉपर सल्फेट में भी सिमिलर केस। यहाँ पर बन रहा है कॉपर 2+ और SO4 2-, और यहाँ पर बन रहा है H+ और OH-। पानी में बना रहे हैं, इन वाटर, साइड में लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है सोल्यूशन किस में बन रहा है, तो हमेशा ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वाटर यूज होता है। तो आठ कैथोड देखिए कौन प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, Cu+ या फिर H+। ऑब्वियसली Cu+ होगा, Cu+ हमारे पोटेंशियल ऑर्डर में हायर में है। ओके, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके पास। तो कॉपर रिड्यूस होके कॉपर बना, और कॉपर का तो कोई सेकेंडरी चेंज नहीं है, कॉपर एटम बन के रहेगा। फिर एनोड में क्या होगा, एनोड में OH- और SO4 2- में से किसको चूज करेंगे हम, ऑब्वियसली OH- को चूज करेंगे, क्योंकि ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- इज मोर देन दैट ऑफ SO4 2-। वो जो ऑर्डर है इसी को ये फॉलो करके लिखा गया है। ओके, दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोड नॉन अटैकेबल है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा तो कुछ उल्टा हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। हम अब तक जो तीनों इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड में किए हैं। अब तक हम जो तीनों इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड में किए हैं, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। ओके, तो OH- क्या होगा, ये इसका प्राइमरी चेंज, ये OH बनेगा, OH बनेगा, फिर दो OH कंबाइन करके वाटर और ऑक्सीजन गैस निकालेंगे। वाटर मॉलिक्यूल एक निकालेंगे, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में, और ऑक्सीजन का एक गैस निकालेंगे जो कि भी निकल जाएगा हमारे एनोड से। ओके, लिख लो, अगर ये कॉपी में हिंट देके लिख लो, बहुत ही छोटा सा है, लिख लो। खत्म हुआ तो रेजान करो, जल्दी लिखो, खत्म करके रेजान करो। हो गया, बहुत बढ़िया।
क्लियर करते हैं। फिर देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आप ये वाला पेज पढ़ लीजिएगा। अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे अटैक करवाता है, जिस जो उसको पसंद होता है वो उसको खींच लेता है। देखिए इलेक्ट्रोड व्हिच इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड इन CuSO4 सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। तो CuSO4 में अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहां पर रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। ओके, एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड कौन होता है, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, जो आएगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो कौन आएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, या फिर हमारे पास जो प्रिफरेंशियल ऑर्डर है, प्रेफरेंस का ऑर्डर मैंने जो दिया है आप उसको ही देखना। आप किसी का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद करने का दिक्कत मत करना, वो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अभी से। अगर आप बाद में हाँ प्रिपेयर कर रहे हो 1 साल के लिए जेई और नीट के लिए, तो वहां पर आप इसे याद रख सकते हो। प्लैटिनम और पैलाडियम के लिए, ओके, प्लैटिनम और पैलाडियम। और यहाँ पर सिल्वर भी होता है, नहीं सिल्वर अगर AgSO4 में ले जाओगे तो वो अटैकेबल हो जाएगा और दूसरी जगह नॉन अटैकेबल। और गोल्ड होता है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। पर गोल्ड बहुत महंगा होता है, गोल्ड का इलेक्ट्रोड हम यूज नहीं कर सकते। अरे भाई एक इलेक्ट्रोड होता है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का गोल्ड पकड़ के बैठेंगे ना क्या लैब में, चोरी हो जाएगा। ओके, प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर बट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एसिड और अल्कली इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। ये आपको पता है कि वाटर में हम अगर सॉल्ट या एसिड डालेंगे तो वो एक गुड कंडक्टर है। प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर। ऐसे नहीं कि नहीं होता है, कंडक्ट होता है। पानी में करंट डाल के खुद हाथ डाल के देखो, हाथ जाएगा पूरा। ओके, कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, पर कम होता है। अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे तो एक साथ लगेगा 440 वोल्ट का जोरदार लगेगा, उठ नहीं पाओगे। क्लियर करते हैं। अटैकेबल अनअटैकेबल ये नोट में रहेगा आपका, अपने फेयर नोट में इसको रखना पड़ेगा आपको। फिर ये वाला देखिए, ये वाला खुद ट्राई कीजिए बेटा, ये वाला खुद ट्राई कीजिए। ये वाला खुद ट्राई कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो गया, अटैकेबल हो गया। मैंने बोला था कॉपर सल्फेट जिसका सॉल्यूशन होगा अगर उसी का ही आप कैथोड ले लोगे तो वो हो जाएगा अटैकेबल। तो ये हो गया अटैकेबल। तो कैथोड में क्या होगा, इधर अटैकेबल इलेक्ट्रोड में कॉपर आएगा, फिर एनोड में भी वही कॉपर आ जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर। ओके, यहाँ पर कैथोड में भी कॉपर आएगा और एनोड में भी कॉपर आएगा। कैथोड में आएगा Cu2 प्लस और एनोड में आएगा Cu2 माइनस। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये इसको आप लिख के रखो। एनोड में भी कॉपर आएगा, कैथोड में भी कॉपर आएगा, और यहाँ पर OH माइनस और SO4 2 माइनस ये बैठे रह जाएंगे, ये यूज ही नहीं होंगे। ओके, 2 माइनस है, 2 माइनस, ये 2 माइनस लिखे गए हैं, 1 माइनस नहीं। यहाँ पर माइनस, उसके बीच थोड़ा सा स्पेस है और एक दूसरा माइनस है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस लिखे गए हैं, 1 माइनस नहीं। फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो ट्राई कीजिए। राइट एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ये है नॉन अटैकेबल, तो आप ये प्रिफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हैं। नॉन अटैकेबल में आप वो सीरीज यूज करेंगे। ओके, पर अटैकेबल हो गया सिल्वर इलेक्ट्रोड, AgNO3 में डाल दिए तो ये हो गया अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है बेटा, अटैकेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, वो अटैक करता है इलेक्ट्रोलाइट को। तो यहाँ पर दोनों जगह एनोड और कैथोड में, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड में दोनों जगह सिल्वर का निकलेगा, Ag और Ag प्लस निकलेंगे। पर यहाँ पर क्या होगा, ना, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड में जैसे आपका नॉर्मली होता है कि सिल्वर हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है, सिल्वर निकलेगा कैथोड में, और एनोड में प्रायोरिटी ऑर्डर में NO3 और OH माइनस में से NO3 माइनस और OH माइनस में से OH माइनस पहले है, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में OH माइनस निकलेगा। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे इसका अगला पार्ट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर एक लॉ है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। मैं अभी उसका नोट आपको भेज दूंगा, तो आप और एक बार रीडिंग कर लेना, उसमें बहुत ही आसान आसान चीजें। फैराडेस लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि एक 7 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है।
7 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपके सीएचएसई या फिर सीबीएसई में 5 मार्क का एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है। वो हर साल मतलब हर दूसरे साल फैराडेस लॉ आता है, हर दूसरे साल। ये तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गोल्ड क्वेश्चन है, हर दूसरे साल फैराडेस लॉ डालते हैं, तो उसको हम मिस नहीं करेंगे। अच्छे से फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ बहुत ही लंबा है, मैं आज आपको फोटो उठा के दे दूंगा, उसको करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको खुद को करना होगा उसको। फिर देखते हैं फैराडेस लॉ खत्म करते हैं, उसके बाद क्या बचता है देखते हैं। ओके, क्लियर करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास हम यही खत्म करेंगे। किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास हम यही खत्म करेंगे। अगर डाउट नहीं है तो रेज हैंड करके भाग जाइए। डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो रेज हैंड करके भाग जाइए। ओके, रेज हैंड करके भाग जाओ। मोना, आपका भी कोई डाउट नहीं है, भाग जाओ, मीटिंग लीव कर दो डायरेक्ट। हाँ, हेलो।